स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर करेंगे। ये लेक्चर जो है हमारा पोस्ट मौर्यन एज यानी उत्तर मौर्य काल से संबंधित है। इस लेक्चर में हम 200 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में यानी 200 बीसी से 300 बीसी के बीच में कालक्रम को कवर करेंगे। यानी ये 500 वर्षों का 500 ईयर जो है, इसके दौरान जो इतिहास में चेंजेस आते हैं, जो एम्पायर आती हैं, जो कल्चरल चेंज होते हैं, वो देखेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न एज में हमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी एक हमें दिखाई देते हैं इंडियन किंग्स या इंडियन एम्पायर यानी भारतीय राज्य दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ फॉरेन अटैक दिखाई देते हैं, यानी भारत में विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन दिखाई देते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं पोस्ट मॉडर्न एज को बनाती हैं, जिसमें भारतीय राज्य हैं। जैसे इंडियन जो एम्पायर थी उनमें आता है शुंग एम्पायर, शुंग राज्य आता है, शुंग एम्पायर आती है। तो शुंग एम्पायर जो है ये भारतीय इतिहास में पोस्ट मॉडर्न एज में आती है। मौर्यों के बाद मौर्य राज्य का अंत हुआ, तो शुंगों ने ही मौर्य राज्य का अंत किया और एक नई एम्पायर इस्टेब्लिश की थी। शुंगों के बाद एक नई एम्पायर आती है जिसे कण्व राज्य कहा गया है। कण्व एम्पायर ये बहुत ही छोटे समय के लिए कार्यरत रही। कण्व एम्पायर, कण्व राज्य। कण्व के बाद एक नई एम्पायर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या वेस्टर्न पार्ट में भारत में आती है, जो आती है सातवाहन। सातवाहन जो हैं ये भी पोस्ट मॉडर्न एज में आते हैं। तो सातवाहन जो हैं ये भारत में, पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित हुई। ये इंडियन एम्पायर में काफ़ी महान थी सातवाहन राज्य। जबकि जो विदेशी आक्रमण है, फॉरेन अटैक्स होते हैं, वो भी इसी काल में होते हैं। यानी विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, भारतीय राज्य भी हुए हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, आपस में लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं, और एक नए कल्चरल, एक नई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें यहाँ दिखाई देती है। तो फॉरेन अटैक में हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीक इन्वेजन या इंडो ग्रीक। जो पहले सबसे पुराने अटैक थे इस काल के, वो आते हैं इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आक्रमण आते हैं, इंडो ग्रीक कह देते हैं। यूनानी को यवन भी कहा जाता है। तो इंडो ग्रीक इन्वेजन जो है पोस्ट मॉडर्न में सबसे पहले आते हैं। इंडो ग्रीक के बाद आते हैं इसमें आएंगे शक। शुंग तो एम्पायर थी, शक आते हैं, शक या शका कह देते हैं। तो शक अटैक जो है ये इंडो ग्रीक के बाद आते हैं। दूसरे नंबर पे शक इन्वेजन दिखाई देते हैं। तीसरे दिखाई देते हैं पार्थियन, यानी पार्थियन जो अटैक थे ये भी पश्चिम भारत से होते हैं। पार्थियन, इनको पहलव भी कह देते हैं। पहलव याद रखना है, पल्लव अलग है, पहलव अलग है। तो पार्थियन जो हैं ये ईरान से भारत में आए थे, बहुत थोड़े समय के लिए इन्होंने राज किया है भारत में। तो तीसरे स्थान पर पार्थियन या पहलव आते हैं जिन्होंने भारत में इन्वेजन किया था। और चौथे रूप से आते हैं कुषाण। चौथा और अंतिम आता है इस काल का कुषाण। तो कुषाण आक्रमण जो है चौथे हैं, अंतिम रूप से हुए हैं, जो इस काल के और सबसे लंबे समय काल भी यही रहते हैं। यानी काफ़ी बड़े क्षेत्र में इन्होंने रहे ये, और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है कुषाणों का रहा है। तो इंडियन किंग्स थे जिसमें शुंग, कण्व और सातवाहन दिखाई देते हैं, और फॉरेन अटैक में हमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले शुंगों के बारे में देखते हैं, यानी शुंग राज्य के बारे में देखते हैं। तो शुंग राज्य जो है ये मौर्यों के बाद, यानी मौर्य राज्य का अंत जो है शुंग राजा ने किया था। तो शुंग राजा का नाम था पुष्यमित्र शुंग। एक ब्राह्मण सेनापति था मौर्यों का, पुष्यमित्र। तो उसने अंतिम मौर्य यानी लास्ट मौर्यन किंग को मारकर, तो लास्ट जो मौर्यन राजा आता है वो आता है वृहद्रथ। वृहद्रथ जो है, वृहद्रथ को उसने मारकर मौर्य वंश का अंत किया था। तो लास्ट मौर्यन किंग था जिसको उसने मारा था, और एक नई एम्पायर शुंग एम्पायर शुरू की है, शुंग राज्य शुरू किया। तो शुंग राज्य में
जो पहला राजा है वो है पुष्यमित्र शुंग। तो खुद ही राजा बना पुष्यमित्र शुंग, जो 187 बीसी, कई जगह पर 185 आता है, 187 बीसी या 185 बीसी में उसने अपनी एम्पायर स्टार्ट की थी। और शुंग एम्पायर जो है ये 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक रहती है, यानी 185 बीसी से 73 बीसी तक ये एम्पायर रहती है। तो शुंग राज्य जो है 185 बीसी से 73 बीसी के बीच में भारत में रहता है। इनकी कैपिटल जो है, यानी शुरू में ये पाटलिपुत्र से रूल करते हैं, उसके बाद इन्होंने विदिशा मध्य प्रदेश में अपनी एक राजधानी बनाई थी। एमपी में, वर्तमान एमपी है विदिशा, वहाँ पर इन्होंने अपनी एम्पायर बनाई थी। ये ब्राह्मण धर्म को, या ब्राह्मण थे ये, और इन्होंने हिंदू धर्म को रिवाइव किया है। और इसने अश्वमेघ यज्ञ, यानी पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जो हिंदू धर्म के प्रमुख यज्ञ होते थे। और अश्वमेघ यज्ञ में इसने उस समय का एक साधु ऋषि था पतंजलि। पतंजलि एक ब्राह्मण ऋषि था जिसको इसने यज्ञ या पुरोहित अपना नियुक्त किया था, और इससे ही उसने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। तो रिवाइवल था एक हिंदू धर्म का, क्योंकि इससे पहले मौर्यन जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो इसने हिंदू धर्म के रिवाइवल के लिए कार्य किए हैं। इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका बेटा आता है, वो रूल करता है। तो इसके बेटे का एक नाम मिलता है अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है एक शुंग राजा है, जिसका हमें इतिहास में काफ़ी ज़्यादा चर्चे दिखाई देते हैं, वर्णन दिखाई देते हैं। तो अग्निमित्र के बारे में हमें एक पुस्तक से पता चलता है। उस पुस्तक का नाम है मालविका अग्निमित्र या मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो है एक पुस्तक है, जिसका राइटर आता है कालिदास। कालिदास ने एक किताब लिखी थी मालविका अग्निमित्र, यानी मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है ये। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी थी। इस कहानी में अग्निमित्र जो राजा है उसके बारे में वर्णन दिखाई देता है। तो अग्निमित्र ने यूनानी राजाओं को पराजित किया था, ये इतिहास में हमें पता चलता है कि उसने ग्रीक राजाओं को पराजित किया था, एक अच्छी एम्पायर चलाई थी। तो अग्निमित्र जो है 148 बीसी से 140 बीसी के बीच में हमें रूल करता हुआ दिखाई देता है। तो नाटक से इसकी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो कई राजाओं ने और भी रूल किया है, परंतु हमें जो मुख्य राजा है वो अग्निमित्र दिखाई देता है। अग्निमित्र के बाद एक राजा दिखाई देता है जिसका नाम है भागभद्र। भागभद्र जो है ये भी शुंग राजा था। भागभद्र के समय में यूनानी राजाओं ने, यानी ग्रीक, एक एविडेंस मिलता है हमें, एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, हेलियोडोरस जो है किस राजा के समय काल आया है। तो हेलियोडोरस जो है एक यात्री था, ग्रीक यात्री था, ये एम्बेसडर था एक, जो भागभद्र के समय में भारत में आया था। तो हेलियोडोरस ने ये कृष्ण को, यानी भगवान कृष्ण को फॉलो करता था, भागवत धर्म को मानता था, ये भगवान कृष्ण का ये फॉलोवर था। तो इसने कृष्ण की स्मृति में, यानी भागवत धर्म की स्मृति में, इसने एक गरुड़ ध्वज या एक फ्लैग कह देते हैं उस समय के, एक बहुत बड़ा इसने पिलर लगवाया था जो कृष्ण यानी भागवत धर्म की स्मृति में था। ये जो गरुड़ ध्वज है ये उसने विदिशा, वर्तमान एमपी में, या उस समय का इसका नाम था बेसनगर का पिलर कह देते हैं, जो हेलियोडोरस ने लिखवाया था, बनवाया था। ये भागवत धर्म यानी कृष्ण का सबसे पुराना, यानी भागवत धर्म को मानने वाला था, तो उसकी स्मृति में इसने एक पिलर लगवाया जो ओल्डेस्ट आता है कृष्ण की स्मृति में। इसको गरुड़ ध्वज भी कह देते हैं। तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के लिए भागभद्र राजा के समय एक एविडेंस छोड़ा था विदिशा में, मध्य प्रदेश में, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है या भागवत धर्म से जुड़ा हुआ है। तो शुंगों के बाद, शुंग राज्य जो है ज़्यादा लंबे समय काल तक नहीं रूल करता। शुंगों के पतन के बाद एक नई एम्पायर आती है कण्व।
ये भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कण्व राज्य आता है। तो कण्व राज्य जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था। इनका जो फाउंडर था, यानी कण्व एम्पायर का फाउंडर जो है वो वासुदेव है, वासुदेव कण्व। अब इनका नाम सिर्फ यही याद रखना है कि वासुदेव था फर्स्ट किंग। इसने 75 बीसी में एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। 75 बीसी में शुंगों को समाप्त करने के बाद, यानी शुंगों का अंत करने के बाद, शुंगों का अंत किया उसने और एक नई एम्पायर कण्व एम्पायर बनाई 75 बीसी में। ये एम्पायर जो है 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक दिखाई देती है, यानी 75 से 30 बीसी तक हमें दिखाई देती है। इसका पहला राजा हमें पता चलता है वो वासुदेव था, वासुदेव कण्व कह देते हैं। और लास्ट जो अंतिम राजा आता है वो आता है सुशर्मा। सुशर्मा जो है वो इसका राजा था जो अंतिम था, जो लगभग 300 बीसी के आसपास था। और सुशर्मा को मारने के बाद एक नई एम्पायर आती है, यानी सुशर्मा का अंत किया था उस समय सातवाहनों ने, क्योंकि उस समय युद्ध होते थे। तो जो अंतिम राजा है वो लास्ट किंग था सुशर्मा, तो उसको सातवाहनों ने डिफीट किया, हराया और एक नई एम्पायर, सातवाहन जो है एक नई एम्पायर आती है भारत में। तो सातवाहन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। इसका जो फर्स्ट किंग है, याद रखना है हमें, सातवाहन का जो पहला राजा फर्स्ट किंग आएगा वो आएगा सिमुक। अब बड़ा नाम सिमिलर रखता है। सिमुक जो है ये सातवाहन किंग है। सातवाहन जो है बहुत ही ग्रेट एम्पायर थी। ये वर्तमान महाराष्ट्र में सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं। सिमुक पहला राजा है। तो इसने कण्व राज्य का अंत किया और एक नई एम्पायर शुरू की, सातवाहन। तो सातवाहन जो है ये एम्पायर जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में इस्टेब्लिश हुई है, सातवाहन राज्य। इसका पहला राजा हमें सिमुक दिखाई देता है। सिमुक जो है ये लगभग हमें काफ़ी पुराना राजा था ये। इसके बाद इसके राज्य में बहुत सारे और महान राजा रहते हैं, जैसे शातकर्णी प्रथम, ये भी ग्रेट किंग है। तो शातकर्णी जो है ये भी फर्स्ट लिख देते हैं, ये सातवाहन राजा था। सातकर्णी फर्स्ट की जो मैरिज हुई थी वो नागनिका से हुई थी। अब ये इतिहास में याद रखना जो है बड़ा मुश्किल है, नागनिका के साथ इसने मैरिज की थी। तो इनकी जानकारी हमें दोनों की मिलती है, सातकर्णी फर्स्ट की और नागनिका की, जिसको नाना घाट, एक इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिलता है नाना घाट, जहां से इन दोनों का नाम मिलता है, पति पत्नी का नाम मिलता है। सातकर्णी फर्स्ट राजा था, उसकी पत्नी नागनिका थी। तो नाना घाट अभिलेख जो है, इस अभिलेख से हमें इन दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। ये महान राजा था। इसने अशब मेघ यज्ञ किया था और अपने राज्य का विस्तार किया था। इसकी मृत्यु के बाद जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी इसकी मृत्यु के बाद, सातकर्णी के बाद जो नेक्स्ट राजा होता है वो आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है राजा आता है। ये जो है सबसे महान राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो है उस समय 106 से लेकर 106 एडी से लेकर 130 एडी के बीच में, यानी अब जो है 106 एडी से 130 एडी के बीच में रूल करता है। सबसे महान राजा था ये, जो है काफ़ी लंबे समय काल तक रूल करता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। इसका जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है नासिक अभिलेख, यानी नासिक महाराष्ट्र में इसका जो अभिलेख मिलता है नासिक अभिलेख, जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसने शक राजाओं को डिफीट किया था और शक राजा नहपान, जो एक शक राजा था, शक किंग था, उसको डिफीट किया था। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक किंग को डिफीट किया था और अपने राज्य का विस्तार जो है मध्य प्रदेश तक कर दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या पुलमावी आएगा। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है ये राजा बनता है।
ये 130 से 154 एडी के बीच में रूल करता है। अब एक बात देखने की है कि सातवाहन राजाओं में गौतमी पुत्र दिखाई देता है, वशिष्ठ पुत्र, यानी ये माँ के नाम से चलते हैं। याद रखने वाली बात है कि माँ का नाम पहले लिखते हैं और बाद में अपना नाम, यानी पुलमावी जो है इसका नाम है और माँ का नाम इसकी वशिष्ठ पुत्र है। तो ये जो है मैट्रिचल किंग थे, माँ को सम्मान देते थे, वुमेन को सम्मान देते थे और नाम में माँ का नाम लिखते थे। और महिलाएं जो हैं इस राज्य में मंत्री भी होती थी, राज्य की प्रधान भी होती थी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है 130 एडी से 154 एडी तक दिखाई देता है। उसके बाद आता है यज्ञ श्री सातकर्णी, ये भी इसी वंश का है। इनके कम क्वेश्चन आते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी 165 एडी से लेकर ये जो है 195 एडी तक रूल करता है, यानी 165 से 195 के बीच में इसके एविडेंस मिलते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है जहाज वाले सिक्के, यानी इसने ऐसे सिक्के छपवाए जिस पर जहाज बना हुआ था, समुद्री जहाज। तो उससे पता चलता है कि ये जो है ट्रेड करता था, व्यापार करता था और दूर दूर तक इसके सिक्के मिलते हैं। तो जहाज वाले सिक्के जो हैं यज्ञ श्री सातकर्णी के हमें दिखाई देते हैं। मछली भी बनती है, किसी पे मछली बना रखी है और कहीं पर जहाज बना रखा है, तो इससे समुद्री व्यापार की जानकारी मिलती है। फिर एक राजा हमें दिखाई देता है जिसका नाम दिखाई देता है हाल। इसका प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं पता चलता। हाल जो है ये सातवाहन राजा था। हाल ये कवि था, यानी ये पोएट था, कवि था। इसने प्राकृत भाषा में ग्रंथ की रचना की है, यानी प्राकृत भाषा में इसने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम आता है गाथा सप्तशयी। गाथा सप्तशयी जो है ये राजा हाल की पुस्तक है। इसमें उसने कहानियां लिखी हैं, यानी कहानियों को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राकृत भाषा में लिखा है। तो ये एक प्रसिद्ध राजा था, जो कवि था, लेखक था, जो सातवाहन वंश यानी सातवाहन वंश का एक प्रसिद्ध राजा था, जो कवि या लेखक भी था। अब जो है यानी हमने भारतीय राज्यों के बारे में देखा। जो भारतीय राज्य जो थे जिनमें हमने शुंग वंश का देखा, इनके एग्जैक्ट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर कण्व वंश का देखा और फिर सातवाहन वंश का। अगले लेक्चर में हम विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में ये देख लेते हैं कि इन राजाओं ने क्या प्रभाव डाला। ये तीनों राजा जो हैं हिंदू धर्म को मानने वाले थे और इनमें कुछ राजा जो हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण भी देते हैं, यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को तीनों को सपोर्ट दिया इन्होंने। पर मुख्यतः ये हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, यानी हिंदू संस्कृति को। इन राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ को रिवाइव किया था, जो हिंदू धर्म का एक प्रतीक था, जिसमें अपने एम्पायर को बड़ा किया जाता था, यज्ञ आयोजित किया जाता था। तो सातवाहन राजाओं ने अश्वमेध को आयोजित किया और शुंग राजाओं ने भी अश्वमेध यज्ञ को आयोजित किया। तो यहाँ से पता चलता है कि हिंदू धर्म के रिवाइवल के लिए इन राजाओं ने कार्य किया था। इन राजाओं ने ग्रीक और शक राजाओं से बैटल भी की है, यानी भारतीय राजा जो थे इनका युद्ध जो है ग्रीक यूनानियों के साथ भी होता था और शकों के साथ भी। तो संघर्ष का काल था, परंतु इस काल में हमें एक प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है, यानी समृद्धि दिखाई देती है। और ये समृद्धि हमें इकोनॉमिकल फ्रंट में दिखाई देती है, यानी आर्थिक रूप से अगर देखें हम तो ये जो है पोस्ट मौर्यन एज का सबसे प्रॉस्पर या सबसे समृद्ध काल था। यानी उत्तर मौर्य काल जो है सबसे समृद्ध, सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध दिखाई देता है। तो जितने सिक्के हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, जितने एविडेंस व्यापार के मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ये जो है गोल्डन एज था, या व्यापार के तरीके से देखें ये स्वर्णिम काल था। स्वर्णिम काल था जिसमें आर्थिक तरक्की काफ़ी ज़्यादा थी। इसी काल में हमें इंडो रोम ट्रेड की जानकारी मिलती है, यानी भारत रोम व्यापार। तो इससे भारत के अंदर काफ़ी व्यापार की समृद्धि हुई, आर्थिक समृद्धि दिखाई दी। सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। भवनों का निर्माण, नगरों की बनावट जो है इस काल में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो इंडो रोम ट्रेड को हम सिल्क रूट कह देते हैं, सिल्क मार्ग व्यापार।
तो जितने भी राइटर इस काल में आए उन्होंने समृद्धि के बारे में वर्णन किया है, भारतीय नगरों की समृद्धि का बताया है, व्यापार का बताया है। समुद्री व्यापार होता था भारत और रोम के बीच में, जिससे सबसे ज़्यादा लाभ भारत का होता था। यानी इसी काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना गया है। यानी सोने की चिड़िया जो है कहा गया भारत को। और रोम के व्यापारी चिंतित रहते थे कि उनका सोना जो है भारत की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था, यानी व्यापार जो है भारत के पक्ष में था और इटली रोम का सोना जो है व्यापार के रास्ते भारत में पहुंचता था और भारत को इस काल में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुए हैं। तो इस काल में अगर हम आर्थिक मोर्चे के अलावा देखें, यानी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के अलावा अगर हम और प्रॉस्पेरिटी की देखें, तो इस काल में सांस्कृतिक उन्नति जो है वो भी दिखाई देती है। इस काल में हमें कला के रूप में, कला के वास्तुकला के रूप में काफ़ी ज़्यादा अवशेष प्राप्त होते हैं। कला में जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो दिखाई देते हैं हमें मूर्ति कला में। यानी मूर्ति कला में हमें 3 कलाएं दिखाई देती हैं जो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे बता देता हूँ आपको, जैसे गांधार कला, जिसे गांधार आर्ट कह देते हैं, गांधार आर्ट। दूसरा आता है मथुरा आर्ट, मथुरा कला। और तीसरी कला आती है अमरावती। ये दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में थी अमरावती। तो ये 3 कला स्कूल यानी मूर्ति कला के 3 स्कूल दिखाई देते हैं, 3 स्कूल ऑफ आर्ट। ये 3 कला स्कूल जो हैं, गांधार आर्ट जो है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यानी उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देती है। मथुरा जो है वर्तमान यूपी में, मध्य भारत में दिखाई देती है। और ये साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में। तो 3 कला स्कूल जो है मूर्ति कला के हैं। यानी इस काल में मूर्तियां काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलती हैं और मूर्ति की बनावट काफ़ी अच्छी थी। इन तीनों कला स्कूलों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा था। यानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है सबसे ज़्यादा मिली है। गांधार स्कूल और मथुरा में तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं और अमरावती में भी हमें मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। तो एक तरीके से जो पोस्ट मॉडर्न एज है हमारा, वो कला के रास्ते भी और आर्थिक रूप से भी देखें तो काफ़ी प्रॉस्पर था, काफ़ी समृद्ध था। इस काल में हमारे देश में आर्थिक तरक्की के साथ साथ कलात्मक तरक्की भी हमें दिखाई देती है। तो इस लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में लेक्चर को कवर किया। इसमें हमने भारतीय राजाओं को, शुंग, कण्व और सातवाहन राजाओं के बारे में एक डिस्कस किया। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।